माँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा तुम कौन हो? आप कौन हैं? बेटा डरो मत, मैं शिखरगढ़ का राजा चंद्रवीर हूँ। अभी अभी तुम इस चिता के सामने बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वीरान जंगल में तुम अकेले ही इस चिता के पास क्यों खड़े हो, और यह चिता किसकी है? महाराज, यह चिता मेरी माँ की है। तो तुम्हारे अन्य सगे संबंधी रिश्तेदार कहाँ हैं? महाराज, मैं और मेरी माँ तो इसी जंगल में अकेले ही रहते थे, परंतु मरने से पहले मेरी माँ ने बताया था कि मेरे दादाजी बहुत अमीर व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ प्रेम विवाह किया था। मेरी माँ बहुत गरीब घर से थी, जिसकी वजह से मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक दिन मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई और मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। तब से मैं और मेरी माँ जंगल में ही रहते थे। मरते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं गरीबी से निकलकर बहुत धनवान बनूं। उनके मरते समय तो मैं यह वादा नहीं कर सका, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर वादे को पूरा करने का वचन ले रहा हूँ। ओह बेटा, बड़ी दुख भरी कहानी है। तुम्हारी इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज? हम तुम्हें बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तो मैं खुशी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ महाराज। फिर प्रताप राजा के साथ महल चल दिया। महल पहुंचकर रानी ने पूछा, ये कौन है महाराज? इसका नाम प्रताप है महारानी। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना पता नहीं कैसे कैसे नमूने उठाकर महल ले आते हैं। इन्हें तो इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि ये राजमहल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। महारानी आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, बस आप आज्ञा कीजिए। आज से प्रताप तुम्हारी छत्रछाया में पलेगा, राजकुमार व राजकुमारी की तरह। तुम्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। और फिर शाम हो गई। प्रताप के लिए बिस्तर लगा दिया गया। वह बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं राजमहल पहुंच गया। मुझे इस बालक को महल से भगाना ही होगा। अगली सुबह जब राजकुमार व राजकुमारी के साथ प्रताप को भोजन परोसा गया, तो राजकुमार व राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन परोसा गया, लेकिन प्रताप को एक पत्तल में भोजन परोसा गया, जिससे वह नाराज हो गया और कहने लगा, मैं इस पत्ते पर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्या पत्तल पर तुम भोजन नहीं खा सकते? खा सकता हूँ, परंतु इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार व राजकुमारी को सोने के थाल में भोजन परोसा गया है और मुझे पत्तल में। ऐसा क्यों? ऐसी स्थिति में केवल सोने के थाल में ही परोसा भोजन मैं करूंगा। ओह, एक जंगल से उठाकर लाया गया लड़का और शौक राजाओं महाराजाओं वाले। खाना है तो खा, वरना मत खा। खाना तो तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। ठीक है रानी माँ, अब मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। प्रताप अपमानित सा होकर महल से बाहर आ गया। उसको किसी ने नहीं रोका और वह उसी जंगल की तरफ जाने लगा जहाँ से वह आया था। उधर जब महाराज महल लौटे तो उन्हें सारी बातों की जानकारी हुई, तो उन्होंने महारानी से कहा, महारानी, उसे भी सोने के थाल में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? महाराज, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। तो तुमने क्या जाना? वह बहुत ही घमंडी बालक है और उसके अंदर कोई विशेषता भी नहीं है। महारानी, बेशक ही तुम पत्ते पर भोजन परोसकर उसकी परीक्षा लेनी चाहती थी, परंतु तुमने ये ठीक नहीं किया। वह तो अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला न जाए। राजा तुरंत ही प्रताप को महल में ढूंढने लगे, लेकिन प्रताप कहीं भी नहीं मिला।
प्रताप अवश्य ही जंगल में चला गया होगा। मुझे उस बेसहारा को महल लेकर आना ही होगा। महाराज प्रताप को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जब प्रताप जंगल को जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ऋषि मिले। बेटा, तुम इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या तुम घर से भाग कर आए हो? नहीं नहीं गद्दीवर, ऐसी बात नहीं है। तब प्रताप ने रिसीवर को राजा की पूरी कहानी सुनाई। तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ हाँ, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं। लेकिन पुत्र, तुम इस जंगल में रह के कैसे बड़े आदमी बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे ग्रहण करूंगा? कौन मुझे विद्या सिखाएगा? मेरे पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। सुनो बालक, अगर तुम सच में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो तो मेरे साथ आश्रम चलो। तुम वहाँ रहकर विद्या ग्रहण कर सकते हो। अच्छा ऋषि महाराज, लेकिन मैं आपको शिक्षा का मूल्य नहीं दे पाऊंगा। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता पुत्र, शिक्षा तो अमूल्य है। प्रताप रिसीवर के साथ उनके आश्रम चला गया और वहीं रहकर प्रताप ने शिक्षा ग्रहण की। आश्रम में रहकर प्रताप रिसीवर के साथ उनके कार्यों में मदद भी करता था। कई वर्ष बीत गए। अब प्रताप एक युवक हो चुका था और प्रताप की शिक्षा भी पूरी हो गई थी। रिसीवर का आशीर्वाद लेकर प्रताप आश्रम से चला गया। मैं शिखरगढ़ जाऊंगा और वहीं अपना भाग्य बनाऊंगा। शिखरगढ़ वही राज्य था जहाँ के राजा प्रताप को अपने साथ महल लेकर गए थे। जब प्रताप शिखरगढ़ पहुँचा तो उसे पता चला कि राज दरबार में प्रधानमंत्री का पद खाली है और उस रिक्त पद को भरने के लिए नगर में चर्चाएं हो रही हैं। आज राज दरबार में खाली पड़े प्रधानमंत्री के रिक्त पद को भरने के लिए सही चुनाव करना था। प्रताप भी उस सभा में शामिल हो गया। उस सभा में मंत्री महाराज से कह रहे थे, महाराज, कई दिन बीत गए हैं, प्रधानमंत्री का पद रिक्त है, हमें जल्द से जल्द उस पद को भरना ही होगा। सेनापति जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद को अधिक दिन तक रिक्त नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री के बेटे को मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन महाराज, क्या अनिरुद्ध इस पद के लिए योग्य है? योग्य हो या ना हो, रीति के अनुसार तो अनिरुद्ध को ही पद सौंप दिया जाएगा। अभी हम दरबार में इस बात की घोषणा कर देते हैं। तभी प्रताप आगे बढ़ा और कहा, महाराज, पुराने रीति रिवाज को समय के साथ बदल देना चाहिए। कौन हो तुम? मेरा नाम प्रणव है महाराज। प्रधानमंत्री के पद के लिए मैं अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ। किस मुद्दे के दम पर तुम यह पद पाने की इच्छा रखते हो? प्रताप ने राजा के सामने अपना नाम प्रणय बताया था ताकि राजा उसे पहचान ना सके। महाराज, आप जैसे चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ तो ठीक है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो आप मुझे जो सजा दें वो मुझे मंजूर है। युवक, तुमने जो रीति रिवाज बदलने की सलाह दी है वो हम मानते हैं। हम तभी इस बात पर अमल कर सकते हैं जब तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम अनिरुद्ध और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम शेखरगढ़ का नया प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा के आदेश पर सोने की म्यान में रखी गई 2 तलवारें तुरंत पेश की गई। तब राजा ने एक तलवार अनिरुद्ध को दी और कहा, अनिरुद्ध, तुम्हें पूर्व दिशा में जाना है। वहाँ के पास के राजा चंद्रपुरी के राजा भानुप्रकाश को यह मेरा भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने दूसरी तलवार प्रताप को दी और कहा, हाँ, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और उसके समीपवर्ती राज्य रायगढ़ में जाकर राजा वत्सल सेठ तक मेरी यह भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय अपनी अपनी तलवारें लेकर राजा के द्वारा बताई गई दिशा में चल दिए। जब अनिरुद्ध चंद्रपुरी के राजा भानु प्रकाश के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं शिखरगढ़ के राजा चंद्रवीर का एक राजदूत हूँ।
हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार भेंट स्वरूप दी है। राजदूत, तुम्हारे महाराज की यह भेजी गई भेंट मुझे स्वीकार है। लेकिन जैसे ही चंद्रपुरी के राजा भानु प्रकाश ने म्यान से तलवार निकाली तो वह तलवार पर लगे लाल रंग को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। राजदूत, इस तलवार पर तो लाल रंग लगा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम इसका अर्थ बताओ। तब अनिरुद्ध मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस तलवार पर लाल रंग के लगे होने का क्या प्रमाण है? इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? मैं इस तलवार पर लगे लाल रंग का कारण तो नहीं जानता, लेकिन इस समय महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना अति आवश्यक है। यह सोचकर अनिरुद्ध ने महाराज से कहा, महाराज, इस तलवार पर लगे लाल रंग का यह मतलब है कि आप हमारे महाराज की वीरता को स्वीकार कर लें, अन्यथा हमारे महाराज आपके राज्य में खून की नदियां बहा देंगे। तुम्हारे राजा को अपने ऊपर इतना घमंड है? जाओ अपने महाराज से कह देना कि युद्ध भूमि में तलवार की धारों का फैसला हो जाएगा। यह सुनकर अनिरुद्ध घबराकर वहां से चला गया। उधर जब प्रताप रायगढ़ के राजा वत्सल सेठ के दरबार में पहुंचा तो वहां के राजा ने कहा, राजदूत, इस अद्भुत तलवार की भेंट हमें समझ नहीं आई। तलवार पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ है? तुम हमें बताओ। प्रताप सोच में पड़ गया और मन में सोचने लगा, क्या रहस्य हो सकता है इस तलवार पर लगे लाल रंग का? बहुत सोचने विचारने के बाद उसके होठों पर मुस्कान दौड़ गई और उसने महाराज से कहा, महाराज, हमारे महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का एक सूचक है। तलवार पर लाल रंग लगाकर हमारे महाराज यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आपकी मित्रता के लिए खून की एक बूंद भी बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, तो यह बात है। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे महाराज के। राजदूत, मैं तुम्हारे महाराज जी की यह भेंट स्वीकार करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। राजदूत, मैं उपहार स्वरूप तुम्हारे राजा को एक सेना की टुकड़ी दे रहा हूँ। धन्यवाद महाराज। प्रताप उस सेना की टुकड़ी को लेकर शेखरगढ़ की ओर रवाना हो गया। तब तक उधर चंद्रपुरी की सेना ने शेखरगढ़ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उधर अनिरुद्ध व प्रताप भी दरबार पहुंच गए थे। तब महाराज ने अनिरुद्ध से कहा, कहो अनिरुद्ध, चंद्रपुरी के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार पर लगे लाल रंग का तुमने उनको क्या अर्थ बताया? अनिरुद्ध ने विस्तार से पूरी बात महाराज को बताई। अरे अनिरुद्ध, तुम यह क्या कह रहे हो? चंद्रपुरी के राजा हम पर आक्रमण कर सकते हैं? उसी समय दरबार में एक गुप्तचर आया और राज्य पर हुए हमले की महाराज को जानकारी दी। महाराज, चंद्रपुरी की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। अब क्या होगा? इतनी जल्दी तो हम अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार भी नहीं कर सकते। तब वहाँ पर मौजूद प्रताप ने कहा, महाराज, मैंने रायगढ़ के राजा को जब तलवार पर लगे लाल रंग की जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपने सेना की एक टुकड़ी आपको भेंट स्वरूप प्रदान की है। वह टुकड़ी महल के बाहर है। आप सेनापति जी से कहिए कि वह दुश्मन का सामना डट कर करें। पीछे से मैं उस सेना की टुकड़ी के साथ आक्रमण कर दूंगा। इस युद्ध में विजय शेखरगढ़ की हुई और एक दिन पुनः दरबार लगी तो महाराज ने प्रताप से कहा, प्रणव, तुम्हारी वजह से हम जीत हासिल कर सके हैं। हम तुम्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपते हैं। महाराज, ये तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं के पास भेजा था। तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग अर्थ निकाला। प्रणव ने बुद्धिमानी से काम किया, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता से चंद्रपुरी को हमेशा हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बना दिया। तो बताओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री का कार्यभार कैसे सौंपे? अनिरुद्ध ने महाराज की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप महल से चला गया। और उसी रात प्रताप के प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में दावत दी गई और प्रताप को आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं प्रताप को अपने हाथों से भोजन परोसा। तब प्रधानमंत्री बने प्रताप ने कहा, हमें क्षमा करें महाराज, हम इस थाली की अपेक्षा सोने की थाली में भोजन करना पसंद करेंगे। ठीक है, हम अभी उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब सोने की थाली में प्रताप के लिए भोजन परोसा गया तो प्रताप ने कहा, देख लीजिए रानी माँ जी, जिस दिन के लिए आपने मना किया था वह दिन आ ही गया।
ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? याद कीजिए, कुछ वर्ष पूर्व जब प्रताप नाम के बालक को आपने पत्ते पर भोजन परोसा था। ओह हाँ, याद आया। तब उस घमंडी बालक ने उस भोजन को करने से मना कर दिया था। उस बालक ने यह भी तो कहा था कि जब उसके लिए सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा, वह तभी महल में भोजन करेगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन आपको उस बालक के विषय में कैसे पता? मैं वही बालक प्रताप हूँ महारानी। तब राजा ने महारानी से कहा, देख लो महारानी, जिस बालक को तुमने घमंडी समझा वह इस राज्य का प्रधानमंत्री है। अगर महारानी मेरा तिरस्कार न करती तो मेरे मन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने की तीव्र लालसा न होती। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज।